प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। नमस्कार, मैं महेंद्र हाजिर हूँ पोस्ट बॉक्स नंबर 111 का आज का अंक लेकर। साथियों, 2014 की विजयादशमी से मन की बात का श्री गणेश हुआ और 2024 की विजयादशमी को इस कार्यक्रम ने 10 सालों का सफर पूरा कर लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात पिछले 10 सालों से देशवासियों के मन की बात बन चुकी है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको याद दिलाते हैं 3 अक्टूबर 2014 की, जब माननीय प्रधानमंत्री जी आकाशवाणी के जरिए पहली बार आपसे रूबरू हुए थे। मेरे प्यारे देशवासियों, आज विजयादशमी का पावन पर्व है। आप सबको विजयादशमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। मैं आज रेडियो के माध्यम से आपसे कुछ मन की बातें बताना चाहता हूं और मेरे मन में तो ऐसा है कि सिर्फ आज नहीं, ये बातचीत का अपना क्रम आगे भी चलता रहे। मैं कोशिश करूंगा हो सके तो महीने में 2 बार या तो महीने में 1 बार समय निकाल करके आपसे बातें करूं। आगे चल करके मैंने ये भी मन में सोचा है कि जब भी बात करूंगा तो रविवार होगा और समय प्रातः 11 बजे का होगा, तो आपको भी सुविधा रहेगी और मुझे भी ये संतोष होगा कि मैं मेरे मन की बात आपके मन तक पहुंचाने में सफल हुआ हूं। आज जब विजयादशमी का पर्व मनाते हैं, ये विजयादशमी का पर्व बुराइयों पर अच्छाइयों का विजय का पर्व है। 10 सालों बाद मन की बात के पिछले अंक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी इस यात्रा को याद किया। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में एक बार फिर हमें जुड़ने का अवसर मिला है। आज का ये एपिसोड मुझे भावुक करने वाला है, मुझे बहुत सी पुरानी यादों से घेर रहा है। कारण ये है कि मन की बात की हमारी इस यात्रा को 10 साल पूरे हो रहे हैं। 10 साल पहले मन की बात का प्रारंभ 3 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन हुआ था और ये कितना पवित्र संयोग है कि इस साल 3 अक्टूबर को जब मन की बात के 10 वर्ष पूरे होंगे, तब नवरात्रि का पहला दिन होगा। मन की बात की इस लंबी यात्रा के कई ऐसे पड़ाव हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। मन की बात के करोड़ों श्रोता हमारी इस यात्रा के ऐसे साथी हैं जिनका मुझे निरंतर सहयोग मिलता रहा। देश के कोने कोने से उन्होंने जानकारियां उपलब्ध कराई। मन की बात के श्रोता ही इस कार्यक्रम के असली सूत्रधार हैं। आज हम मन की बात के 1 दशक के सफर पर सरसरी नजर डालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ रही हैं मन की बात पर शोध कर चुकी डॉक्टर गुरजीत कौर। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर गुरजीत कौर। आप पहली शोधार्थी है जिन्होंने मन की बात पर शोध किया है। गुरजीत जी, इस पर शोध करने का विचार आपके मन में कब और कैसे आया? बहुत बहुत मुबारक कि मन की बात प्रोग्राम को 10 साल हो चुके हैं। अगर बात करें कि इस प्रोग्राम पे रिसर्च करने का कैसे ख्याल आया, तो बकायदा ये इंस्पिरेशन भी मुझे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से ही मिली, क्योंकि एक बार मैं उनका प्रोग्राम सुन रही थी मन की बात, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये ऐसा प्रोग्राम है जिसपे रिसर्च शोध भी की जा सकती है। तो वहाँ से मेरा क्लिक किया और उन दिनों में बाय चांस मैं अपने लिए पीएचडी का कोई टॉपिक ढूंढ रही थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि मन की बात प्रोग्राम जो है एक अपने आप में एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है। और क्योंकि अगर हम पहले की बात करें, जैसे कुछ हमारे पॉपुलर और प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज रही हैं, तो उन्होंने रेडियो को जो है एक अनाउंसमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री इस जरिए को लोगों के साथ एक कनेक्शन स्थापित करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी रेगुलर बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि कभी उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट करनी है तो वो सिर्फ रेडियो पे आए। वो हर महीने जो है आखिरी रविवार जो है लोगों को संबोधन करते हैं। तो एक बहुत अच्छा जरिया है जन के साथ, जनता के साथ अपने आप को कनेक्ट करने का। गुरजीत जी, ये कौन से वर्ष की बात है जब आपके जहन में ये ख्याल आया कि आप मन की बात पर शोध करें, और इस शोध में कितना समय लगा और क्या क्या इस शोध में खास बातें सामने आई? ये बात है 2019 की, जब मैं अपने रिसर्च पीएचडी रिसर्च के लिए अपना कुछ टॉपिक ढूंढ रही थी। तब जहन में आया कि चलो क्यों ना, जब पीएचडी करनी है तो क्यों ना, और है भी जर्नलिज्म फील्ड के, तो रेडियो के ऊपर ही ना क्यों करें। और रेडियो का ये सबसे बेहतरीन प्रोग्राम कि जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है जनता को संबोधन करते हैं, और इससे बेटर एक जो है अगर हम प्रधानमंत्री जी की बात करें तो वो एक बहुत अच्छे प्रवक्ता भी हैं, और किस तरह से वो एक
एंकर की तरह जो है लोगों से के साथ कनेक्ट होते हैं। तो मतलब एक अलग सी उनकी एक टैलेंट और एक खासियत भी जो है उभर के आई। इसलिए 2019 में मैंने इसके ऊपर अपना रिसर्च करना शुरू किया और इस रिसर्च को मेरे को कंप्लीट करने में 3 साल लगे। सबसे पहले मेरे ध्यान में आया कि इसको कंटेंट एनालिसिस की तरह करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो बातें करते हैं, कुछ जो उनके स्पेशल जो है कैंपेन्स उन्होंने शुरुआत की, जैसे हम बात करें क्लीन इंडिया की, जिसको हम स्वच्छ भारत भी कहते हैं, खादी रेवोल्यूशन, ऐसे कुछ टॉपिक्स थे जिनके ऊपर उन्होंने शुरुआत की इस प्रोग्राम की। उसके बाद इसके ऊपर मैंने एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी किया, यानी कि प्रधानमंत्री जी जो बात करते हैं, जो कैंपेन्स इनिशिएट करने की जो है वो बात करते हैं, इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को प्रभावित करने की बात करते हैं कि किस तरह से जो है हम अपने इंडिया को एक क्लीन इंडिया की तरह देख सकते हैं। क्या लोग उन चीज़ों पे कुछ काम कर रहे हैं या उनका इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग कोई इन्फ्लुएंस है या नहीं उन पर, ये भी मुझे जानना था, क्योंकि दोनों एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों एस्पेक्ट कि प्रधानमंत्री जी क्या बात कर रहे हैं मन की बात में और उन बातों का असर लोगों पे क्या हो रहा है। तो एक तरह से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस मैंने इस अपने पीएचडी में कंप्लीट किए। गुरजी जी, जब आप स्वच्छ भारत की बात करती हैं तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कौन से अंश आपको याद आते हैं जब उन्होंने इसका जिक्र किया था अच्छी तरह से? मैंने अपने रिसर्च में वर्ड क्लाउड एनालिसिस भी किया। तो वर्ड क्लाउड एनालिसिस में ऐसा देखा गया कि सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम उन्होंने वर्ड, जो की वर्ड्स होते हैं, उनमें क्लीनिनेस जो है सबसे ज़्यादा उन्होंने इस्तेमाल किया अपने वार्तालाप में लोगों से इंटरेक्शन के लिए। तो क्लीनिनेस जो है सबसे उनका महत्वपूर्ण एक टॉपिक रहा है, क्योंकि उन्होंने इस टॉपिक को जो हमारी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जैसे महात्मा गांधी जी, उनके साथ जोड़ा कि ये महात्मा गांधी जी का सपना है कि एक स्वच्छ भारत जो है देखा जाए। इसलिए उन्होंने एक तरह से एक कहते हैं ना कि स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन, कि लोगों को सिर्फ कुछ करने के लिए प्रेरित ही नहीं करना, बल्कि उनको इस तरीके से भी प्रेरित करना कि ये सपना जो है हमारे अकेले का नहीं है, ये पीछे पीढ़ियों से चलता आ रहा है। और हमारे कई ऐसे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं जो इस चीज़ को सपना देखते थे कि हमारा स्वच्छ भारत रहे। तो बाकी जैसे उन्होंने कई बार वो क्या करते थे कि प्रोग्राम्स में बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्पल भी मेंशन करते थे, जैसे उत्तर प्रदेश की जो है सराई रिवर जो है उसको, उस नदी को जो है साफ़ किया गया। प्रोग्राम्स देखने के लिए हमें ये पता चला कि ये कितना प्रभावशाली रहा है कि उन्होंने सिर्फ बात की और उसके ऊपर लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। जैसे जब मैंने सर्वे किया तो सर्वे में कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी की बात पे इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपने ही गांव की जो है एक टीम बना के आपस में सफाई करनी शुरू कर दी, जैसे तालाबों को साफ करना शुरू कर दिया, जो बहुत ज़्यादा जो बेकार पड़े कुएं हो चुके थे उनको उन्होंने उसकी सफाई की। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रोग्राम में अलग अलग एपिसोड्स में मेंशन किए कि लोगों को सिर्फ ये सुनना ही पसंद नहीं आता, बल्कि ये प्रोग्राम पे जो है अमल करना भी उनको आ चुका है। सबसे पहले गुरजीत जी, स्वच्छ भारत को लेकर प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले जो बातें कही वे सुनते हैं। श्रीमान गणेश वेंकरादरी, मुंबई के सज्जन, उन्होंने मुझे मेल भेजा और उन्होंने कहा कि विजयादशमी में हम अपने भीतर की 10 बुराइयों को खत्म करने का संकल्प करें। मैं उनके इस सुझाव के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। हर कोई जरूर सोचता होगा अपने अपने भीतर की जितनी ज्यादा बुराइयों पर को पराजय करके विजय प्राप्त करें, लेकिन राष्ट्र के रूप में मुझे लगता है कि आओ विजयादशमी के पावन पर्व पर हम सब गंदगी से मुक्ति का संकल्प करें और गंदगी को खत्म कर करके विजय प्राप्त करना। विजयादशमी के पर्व पर हम ये संकल्प कर सकते हैं। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर स्वच्छ भारत का एक अभियान देशवासियों ने आरंभ किया है। मुझे विश्वास है कि आप सब इसको आगे बढ़ाएंगे। साथियों, स्वच्छता को लेकर जारी अभियान से हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है और ये अभियान किसी एक दिन का, एक साल का नहीं होता है। ये युगों युगों तक निरंतर करने वाला काम है। ये जब तक हमारा स्वभाव बन जाए स्वच्छता, तब तक करने का काम है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप भी अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों या सहकर्मियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान में हिस्सा जरूर लें। मैं एक बार फिर स्वच्छ भारत मिशन की सफलता पर आप सभी को बधाई देता हूँ। स्वच्छ भारत मिशन से देश के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने प्रेरणा ली। बहुत सारे लोग इस अभियान से जुड़ते गए। फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन भी इस अभियान से जुड़े। पहले सुनते हैं उनके जुड़ाव के बारे में प्रधानमंत्री जी के उद्गार।
श्रीमान अमिताभ बच्चन जी ने स्वच्छता अभियान के लिए एक नारा दिया है। आपने देखा होगा इस सदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कलाकार अमिताभ जी स्वच्छता के अभियान को बहुत जी जान से आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे लग रहा है कि स्वच्छता का विषय उनके रग रग में फैल गया है। और तभी तो अपने पिताजी की जन्म जयंती पर भी उनको स्वच्छता का ही काम याद आया। उन्होंने लिखा है कि हरिवंश राय जी की एक कविता है और उसकी एक पंक्ति उन्होंने लिखी है, मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय। हरिवंश राय जी इसके माध्यम से अपना परिचय दिया करते थे, मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय। तो उनके सुपुत्र श्रीमान अमिताभ जी ने, जिसकी रगों में स्वच्छता का मिशन दौड़ रहा है, उन्होंने मुझे लिख करके भेजा है हरिवंश राय जी की कविता का उपयोग करते हुए, स्वच्छ तन स्वच्छ मन स्वच्छ भारत मेरा परिचय। मैं हरिवंश राय जी को आदरपूर्वक नमन करता हूँ। श्रीमान अमिताभ जी को भी मन की बात में इस प्रकार से जुड़ने के लिए और स्वच्छता के काम को आगे बढ़ाने के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। स्वच्छ भारत अभियान के जरिए अमिताभ बच्चन ने राष्ट्र के लोगों को कई संदेश भी दिए, जिनसे लोग अभी भी प्रेरणा ले रहे हैं। बच्चन जी, बोलो बच्चा जी। आपने वो फिल्म कुली की थी ना? कुली? हाँ, कुली की थी। तब तो आप रेलों के बारे में बहुत जानते होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो बताइए, कौन सा ट्रैक किसका है? इस वाली पे चंद्रपुर वाली आती है और उस वाली पे बहादुरगढ़ वाली आती है। गलत जवाब। हाँ? वहाँ पर हरिया जी बाल्टी लेकर आते हैं और वहाँ पर मुसद्दी जी लोटा लेकर। अरे उनको आगे अरे सुनिए, बाल्टी नीचे रखिए। आपको क्या लगता है बाहर शौच जाने से गंदगी बाहर निकल जाएगी? उल्टा बीमारियां अंदर आती हैं। और अब तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार भी शौचालय बनाने में मदद कर रही है। तो आप भी शौचालय बनाइए, खुद जाइए, अपने परिवार को भी ले जाइए। अरे इस बच्चन की नहीं सुन रहे तो कम से कम इस बच्चन की तो सुनिए। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हमारी मेहमान है डॉक्टर गुरजीत कौर। आपने मन की बात पर शोध किया है। गुरजीत जी, स्वच्छ भारत के जिक्र को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जिक्र कर रही थी कि आपके शोध में सबसे ज्यादा जो चीज उभर कर आया, नहीं, प्रधानमंत्री जी स्वच्छता पर बहुत जोर देते हैं। तो सबसे पहले इसका बड़ा हवाला उनके किस अंक में मिलता है? जैसे 2015 के जो एपिसोड्स हैं उनमें उन्होंने, क्योंकि अक्टूबर 2014 में तो ये स्टार्ट ही हुआ था, तो धीरे धीरे जो है उसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हुआ। तो 2015 में, जैसे आप फरवरी के जो है एक एपिसोड ले सकते हैं, मार्च के एपिसोड में आगे कॉन्टिन्यूटी में वो कहीं ना कहीं जिक्र जरूर करते थे। क्योंकि उन्होंने ये नहीं है कि वो उन लोगों का बात करते थे कि जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं कि वो सफाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों के बारे में भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। क्योंकि लोग खत लिखना शुरू कर दिया था, उन्होंने खत के जरिए वो इंटरेक्शन करते थे। उस टाइम पे जब ये शुरू हुआ था तब लोगों ने खत के जरिए इंटरेक्शन शुरू की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। उसमें वो ये बात कर रहे थे कि जो अभिभावक हैं वो ये बताते हैं कि अब बच्चे भी बड़े कॉन्शियस हो गए हैं। लाइक कुछ खाना है, कुछ, जैसे एक ने बताया कि वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो बच्चे ने खुद खाना खा के उसके बाद उसको डस्टबिन में फेंका। इतनी अवेयरनेस उनके अंदर भी हो चुकी है, बच्चों के अंदर भी। तो ये बहुत बेहतरीन बात है। 2016 के जो है अप्रैल का आप कोई एपिसोड लीजिए, अगर उसमें जो है एग्जाम्पल्स उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेंशन किए हुए हैं कि किस तरह से जो है स्वच्छ भारत अभियान सफलतापूर्वक बढ़ रहा है आगे। और एक और बात बताना चाहूंगी कि मन की बात प्रोग्राम के तो 10 साल हो ही चुके हैं, बल्कि क्लीन इंडिया कैंपेन के भी 10 साल पूरे हो गए हैं और मेक इन इंडिया कैंपेन के भी 10 साल पूरे हो गए हैं। तो ये साथ के साथ जैसे ही उन्होंने मन की बात प्रोग्राम को शुरू किया था, साथ ही साथ ये कैंपेन्स की भी उन्होंने जो है शुरुआत की थी। इस प्रोग्राम के जरिए उन्होंने लोगों को आह्वान किया था कि हमें महात्मा गांधी जी के सपने को पूरा करना है। महेंद्र जी, एक्चुअली बात यह है कि जो क्लीन इंडिया कैंपेन के बारे में जितना भी जिक्र प्रधानमंत्री जी ने मन की बात प्रोग्राम में किया है, वो अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन हर एक प्रोग्राम में उन्होंने इस बारे में ज़रूर लोगों को आह्वान किया है कि क्लीन इंडिया कैंपेन, महात्मा गांधी जी का जो सपना है वो पूरा हमने करना है। 15 सितंबर से स्वच्छता ही सेवा एक अभियान प्रारंभ हुआ। करोड़ों लोग इस अभियान में जुड़े और मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं दिल्ली के अंबेडकर स्कूल में बच्चों के साथ स्वच्छता श्रमदान करूं। मैं उस स्कूल में गया जिनकी नींव खुद पूज्य
बाबा साहब ने रखी थी। देश भर में हर तबके के लोग इस 15 तारीख को इस श्रमदान से जुड़े। संस्थाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दिया। स्कूली बच्चों, कॉलेज के छात्रों, एनसीसी, एनएसएस, युवा संगठन, मीडिया ग्रुप्स, कॉरपोरेट जगत, सभी ने बड़े पैमाने पर स्वच्छता श्रमदान किया। मैं इसके लिए इन सभी स्वच्छता प्रेमी देशवासियों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। स्वच्छ भारत मिशन केवल देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक सफल कहानी बन चुका है, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। मुझे खुशी है कि स्वच्छ भारत मिशन आज हर भारतीय के मन में रच बस चुका है। साल 2014 में इस जन आंदोलन के शुरू होने के साथ ही इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लोगों ने कई अनूठे प्रयास किए हैं। और ये प्रयास सिर्फ समाज के भीतर ही नहीं बल्कि सरकार के भीतर भी हो रहे हैं। लगातार इन प्रयासों का परिणाम ये है, कूड़ा कचरा हटने के कारण, बिन जरूरी सामान हटने के कारण दफ्तरों में काफी जगह खुल जाती है, नया स्पेस मिल जाता है। पहले जगह के अभाव में दूर दूर किराए पर दफ्तर रखने पड़ते थे। इन दिनों ये साफ सफाई के कारण इतनी जगह मिल रही है कि अब एक ही स्थान पर सारे दफ्तर बैठ रहे हैं। पिछले दिनों सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी मुंबई में, अहमदाबाद में, कोलकाता में, शिलांग में, कई शहरों में अपने दफ्तरों में भरपूर प्रयास किया और उसके कारण आज उनको 2-2, 3-3 मंजिलें पूरी तरह नए सिरे से काम में आ सके ऐसी उपलब्ध हो गई। ये अपने आप में स्वच्छता के कारण हमारे संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का उत्तम अनुभव आ रहा है। समाज में भी, गांव-गांव, शहर-शहर में भी, उसी प्रकार से दफ्तरों में भी ये अभियान देश के लिए भी हर प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो रहा है। अछूता हो जिस बात से देश का कोना कोना, कही हुई हर बात हो जैसे खरा खरा सा सोना। लक्ष्य हो जिसका देशभक्त के बीजों को ही बोना। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। के बीजों को ही बोना। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। आपकी बातें सुनता हूं, आपके लिए सोचता हूं, आपके सुझाव देखता हूं, उसी से मेरे विचारों की एक दौड़ शुरू हो जाती है जो आकाशवाणी के माध्यम से आपके पास पहुंचती है। डॉक्टर गुरजीत कौर हमारे साथ हैं, शोधार्थी हैं। आपने शोध किया है मन की बात पे। गुरजीत जी, स्वच्छ भारत, इसी की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं।
प्रधानमंत्री जी स्वच्छता पर बहुत जोर देते हैं, नियमित तौर पर अपने कार्यक्रम के जरिए और दूसरे मंचों पर भी स्वच्छता की बात करते रहें। तो क्या कार्यक्रम के जरिए या दूसरे उनके प्रयासों के जरिए राष्ट्र में स्वच्छता रहे, इस पर भी प्रभाव पड़ा है? जी बिल्कुल पड़ा है। मेरा जो सर्वे, अगर मैं अपने सर्वे की बात करी तो मैंने जब लोगों से पूछा कि इतने कैंपेन्स जो हैं प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात के जरिए आपके साथ साझे किए, तो आप कितने कैंपेन्स को अपने जो है जिंदगी में उतार पाए हैं, उसके लिए जो है कुछ कर पाए हैं। तो उन्होंने कहा कि सबसे जो बड़ा मुद्दा रहा है वो वाकई में स्वच्छ भारत का रहा है, और अपने भारत को स्वच्छ दिखाना, और बिल्कुल जैसे इनक्रेडिबल इंडिया के नाम से भी, कि ताकि बाहर के जो है विजिटर्स आए, हमारा इंडिया और भी खूबसूरत दिखे। जितना खूबसूरत दिखेगा, जितना स्वच्छ दिखेगा, उतने ही जो है हमारी टूरिज्म जो है वो ज्यादा बढ़ेगा। तो टूरिज्म जो इंडस्ट्री है उस तरफ भी चल पड़ी, उन्होंने भी इस तरफ ध्यान देना शुरू किया। साथियों, आज देश में टूरिज्म बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हमारे ये प्राकृतिक संसाधन हो, नदियां, पहाड़, तालाब या फिर हमारे तीर्थ स्थल हो, उन्हें साफ रखना बहुत जरूरी है। ये टूरिज्म इंडस्ट्री की बहुत मदद करेगा। पर्यटन में स्वच्छता के साथ साथ हमने इनक्रेडिबल इंडिया मूवमेंट की भी कई बार चर्चा की है। इस मूवमेंट से लोगों को पहली बार ऐसे कितनी जगहों के बारे में पता चला जो उनके आसपास ही थे। मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमें विदेशों में टूरिज्म पर जाने से पहले हमारे देश के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए। और यह डेस्टिनेशन जिस राज्य में आप रहते हैं वहां के नहीं होने चाहिए, आपके राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य के होने चाहिए। ऐसे ही हमने स्वच्छ सियाचिन, सिंगल यूज प्लास्टिक और ई वेस्ट जैसे गंभीर विषयों पर भी लगातार बात की है। आज पूरी दुनिया पर्यावरण के जिस इशू को लेकर इतना परेशान है, उसके समाधान में मन की बात का ये प्रयास बहुत अहम है। लोगों ने तो यहाँ तक ये कह दिया था कि अगर कहीं पे भी, जैसे आजकल सोशल मीडिया का जो है दौर है, तो लोगों ने कहीं पे, अगर वो कहीं पे कूड़ा करकट या कुछ ऐसा ढेर, कूड़े का ढेर कहीं देखते थे, तो वो उसकी वीडियोस अपलोड करके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे अपलोड करते थे, और तुरंत जो है उस प्रभावी तौर से उस पर जो है काम किया जाता था। इस तरह से लोग एक्टिव हुए हैं। मतलब बात ये है कि लोग जानते थे कि हमें अपने घर को, अपने देश को साफ रखना है, लेकिन किस अंदाज से साफ रखना है उसका तरीका जो है प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के जरिए बताया। और ऐसे कई और उदाहरण हैं जो देखने को मिलते हैं। जैसे हम अपने एपिसोड्स में बात करें, अगर इस प्रोग्राम के एपिसोड्स में बात करें, तो उन्होंने 2016 में जिक्र किया, और जो ऑल्टरनेट एपिसोड्स में वो कहीं ना कहीं वो लोगों को प्रभावित जरूर करते थे, जरूर बात करते थे इस तरह की। और सबसे बड़ी चीज ये रही है कि उन्होंने इस चीज को एक प्रोपेगेंडा नहीं बनाया, उन्होंने लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये आपका घर है, ये देश नहीं है, ये आपका घर है। इस घर में अगर आप अपने घर को साफ रख सकते हैं, स्वच्छ रख सकते हैं, तो आप अपने देश को क्यों ना रखें। तो वाकई में ऐसी बहुत सारे जो है उदाहरण देखने को मिले, और लोगों ने सर्वे में बहुत अच्छा जो है उम्दा तरीके से जो है बात रखी अपनी। 1070 जो है लोगों ने पार्टिसिपेट, नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया के लोगों के साथ जो है ये सर्वे किया गया था ड्यूरिंग माय पीएचडी, और काफी अच्छे तरीके से लोगों ने, चाहे वो झारखंड के थे, राजस्थान के थे, चंडीगढ़ के, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस कैंपेन के बारे में अपनी बातें रखी। 25 सितंबर 2016 का एपिसोड, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने लोगों के भागीदारी की भी बात की है। 2 अक्टूबर को पूज्य बापू के जन्म जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन को हमने प्रारंभ किया था, और उस दिन भी मैंने कहा था कि स्वच्छता यह स्वभाव बनना चाहिए, हर नागरिक का कर्तव्य बनना चाहिए, गंदगी के प्रति नफरत का माहौल बनना चाहिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश के 125 करोड़ देशवासियों के दिल में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है, और मैंने कहा था एक कदम स्वच्छता की ओर, और आज हम सब कह सकते हैं कि हर किसी ने एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास किया ही है। मतलब कि देश 125 करोड़ कदम स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है। ये भी पक्का हो चुका है, दिशा सही है। फल कितने अच्छे होते हैं, थोड़े से प्रयास से क्या होता है, वो भी नजर आया है। और इसलिए हर कोई, चाहे सामान्य नागरिक हो, चाहे शासक हो, चाहे सरकार के कार्यालय हो या सड़क हो, बस अड्डे हो या रेल हो, स्कूल या कॉलेज हो, धार्मिक स्थान हो, अस्पताल हो, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, सब कोई स्वच्छता के अंदर
कुछ न कुछ योगदान दे रहे हैं कि हमें अभी भी और बहुत आगे बढ़ना है। लेकिन शुरुआत अच्छी हुई है, प्रयास भरपूर हुए हैं और हम कामयाब होंगे, ये विश्वास भी पैदा हुआ है। ये भी तो जरूरी होता है। और तभी तो ग्रामीण भारत की बात करें तो अब तक 2,48,00,000 यानी करीब करीब 2.5 करोड़ शौचालय का निर्माण हुआ है और आने वाले एक साल में 1.5 करोड़ और शौचालय बनाने का इरादा है। आरोग्य के लिए, नागरिकों के सम्मान के लिए, खास करके माताओं बहनों के सम्मान के लिए खुले में शौच जाने की आदत बंद होनी ही चाहिए। और इसलिए ओपन डेफिकेशन फ्री ODF, खुले में शौच जाने की आदतों से मुक्ति, उसका एक अभियान चल पड़ा है। राज्यों राज्यों के बीच, जिले जिले के बीच, गांव गांव के बीच एक स्वस्थ स्पर्धा चल पड़ी है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरल खुले में शौच जाने की आदत से मुक्ति की दिशा में बहुत ही निकट भविष्य में पूर्ण सफलता प्राप्त करेंगे। मैं भी गुजरात गया था तो मुझे अफसरों ने बताया कि पोरबंदर, जो कि महात्मा गांधी का जन्म स्थान है, इस 2 अक्टूबर को पोरबंदर पूरी तरह ODF का लक्ष्य सिद्ध कर लेगा। जिन्होंने इस काम को किया है उसको बधाई, जो करने का प्रयास कर रहे हैं उनको शुभकामनाएं। और देशवासियों से मेरा आग्रह है कि माँ बहनों के सम्मान के लिए, छोटे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए इस समस्या से हमें देश को मुक्त करना है। आओ हम संकल्प लेकर के आगे बढ़े। डॉक्टर गुरजीत कौर हमारे साथ हैं। आपने मन की बात पर शोध किया। गुरजीत जी, स्वच्छता पर तो हमने बातें की, प्रधानमंत्री जी इसका निरंतर जिक्र करते रहे और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा देश स्वच्छ है और स्वच्छ रहे। इसके अलावा चूंकि अक्टूबर महीना जो होता है वो हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी के नाम होता है और खाली स्वच्छता को ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने गांधी जी से नहीं जोड़ा है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो परोक्ष अपरोक्ष रूप से गांधी जी से जुड़ती हैं। और कौन कौन सी बातें उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में कही हैं? महेंद्र जी, अगर गांधी जी का जिक्र आ रहा है तो खादी का भी जिक्र होगा ही होगा, बखूबी है। तो अगर हम खादी रेवोल्यूशन की बात करें तो इसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में इसका जिक्र किया, लोगों को प्रेरित किया, क्योंकि एक तो उन्होंने निरंतर प्रेरित किया, क्योंकि एक तो उनका जो कहते हैं अभियान है मेक इन इंडिया, कि आप अपने ही घर की, और वोकल फॉर लोकल, ये चीजें, इसके बेस पे उन्होंने खादी रेवोल्यूशन का भी जिक्र किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो चीज घर में आप अपने देश में बना सकते हैं तो उसको और प्रमोट किया जाए। तो खादी रेवोल्यूशन का उन्होंने 31 जनवरी 2016 को सबसे पहले उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया। कुछ दिन पहले मैं सरदार पटेल के विचारों को पढ़ रहा था तो कुछ बातों पर मेरा ध्यान गया और उनकी एक बात मुझे बहुत पसंद आई। खादी के संबंध में सरदार पटेल ने कहा है, हिंदुस्तान की आज़ादी खादी में ही है, हिंदुस्तान की सभ्यता भी खादी में ही है, हिंदुस्तान में जिसे हम परम धर्म मानते हैं वह अहिंसा खादी में ही है, और हिंदुस्तान के किसान जिनके लिए आप इतनी भावना दिखाते हैं उनका कल्याण भी खादी में ही है। सरदार साहब सरल भाषा में सीधी बात बताने के आदी थे और बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने खादी का महात्म्य बताया है। मैंने कल 30 जनवरी को पूज्य बापू की पुण्यतिथि पर देश में खादी एवं ग्रामोद्योग से जुड़े हुए जितने लोगों से पहुंच सकता हूं, मैंने एक पत्र लिख करके पहुंचने का प्रयास किया। वैसे पूज्य बापू विज्ञान के पक्षकार थे तो मैंने भी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाखों ऐसे भाइयों बहनों तक पहुंचने का प्रयास किया है। खादी अब एक सिंबल बना है, एक अलग पहचान बना है। अब खादी युवा पीढ़ी के भी आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है और खास करके जो होलिस्टिक हेल्थ केयर और ऑर्गेनिक की तरफ झुकाव रखते हैं उनके लिए तो एक उत्तम उपाय बन गया है। फैशन के रूप में भी खादी ने अपनी जगह बनाई है और मैं खादी से जुड़े लोगों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने खादी में नयापन लाने के लिए भरपूर प्रयास किया है। अर्थव्यवस्था में बाजार का अपना महत्व है। खादी ने भी भावात्मक जगह के साथ साथ बाजार में भी जगह बनाना अनिवार्य हो गया है। जब मैंने लोगों से कहा कि अनेक प्रकार के फैब्रिक आपके पास हैं कि खादी भी तो होना चाहिए, और ये बात लोगों के गले उतर रही है कि हाँ भाई, खादीधारी तो नहीं बन सकते, लेकिन अगर
दसों प्रकार के फैब्रिक है तो एक और हो जाए। लेकिन साथ साथ मेरी बात से सरकार में भी एक सकारात्मक माहौल पनप रहा है। बहुत सालों पहले सरकार में खादी का भरपूर उपयोग होता था, लेकिन धीरे धीरे आधुनिकता के नाम पर ये सब खत्म होता गया और खादी से जुड़े हुए हमारे गरीब लोग बेरोजगार होते गए। खादी में करोड़ों लोगों को रोजगार देने की ताकत है। पिछले दिनों रेल मंत्रालय, पुलिस विभाग, भारतीय नौसेना, उत्तराखंड का डाक विभाग, ऐसी कई सरकारी संस्थानों ने खादी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। और मुझे बताया गया कि सरकारी विभागों के इस प्रयासों के परिणाम स्वरूप खादी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त एक्स्ट्रा 18 लाख मानव दिन का रोजगार जनरेट होगा। 18 lakhs man days, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जंप होगा। पूज्य बापू भी हमेशा टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन के प्रति बहुत ही सजग थे और आग्रही भी थे, और तभी तो हमारा चरखा विकसित होते होते यहाँ पहुँचा है। इन दिनों सोलर का उपयोग करते हुए चरखा चलाना, सोलर एनर्जी चरखे के साथ जोड़ना बहुत ही सफल प्रयोग रहा है। उसके कारण मेहनत कम हुई है, उत्पादन बढ़ा है और क्वालिटेटिव गुणात्मक परिवर्तन भी आया है। खास करके सोलर चरखे के लिए लोग मुझे बहुत सारी चिट्ठियां भेजते रहते हैं। राजस्थान के दौसा से गीता देवी, कोमल देवी और बिहार के नवादा जिले की साधना देवी ने मुझे पत्र लिख करके कहा है, सोलर चरखे के कारण उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, हमारी आय डबल हो गई है और हमारा जो सूत है उसके प्रति भी आकर्षण बढ़ा है। ये सारी बातें एक नया उत्साह बढ़ाती हैं। और 30 जनवरी पूज्य बापू को जब स्मरण करते हैं तो मैं फिर एक बार दोहराऊंगा, इतना तो अवश्य करें कि अपने ढेर सारे कपड़ों में एक खादी भी रहे, इसके आग्रही बने। गुरुजी जी, प्रधानमंत्री जी ने खादी और उसके साथ साथ जो हमारे हस्तशिल्पी हैं, जो छोटे मोटे कारीगर हैं, उन्हें काम मिले और उनके काम को प्रोत्साहन मिले और इससे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में भी प्रभाव पड़े, इसका हमेशा वो उल्लेख करता है और लोगों को प्रेरित करता है। सितंबर 2024 का मन की बात कार्यक्रम है, उसमें भी उन्होंने ये बात कही। पहले ये सुनते हैं। अब हम मुख्य रूप से 2 चीजों पर फोकस कर रहे हैं। पहली है क्वालिटी, यानी हमारे देश में बनी चीजें ग्लोबल स्टैंडर्ड की हो। दूसरी है वोकल फॉर लोकल, यानी स्थानीय चीजों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले। मन की बात में हमने #MyProductMyPride की भी चर्चा की है। लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने से देश के लोगों को किस तरह से फायदा होता है, इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में टेक्सटाइल की एक पुरानी परंपरा है, भंडारा टसर सिल्क हैंडलूम। टसर सिल्क अपने डिजाइन, रंग और मजबूती के लिए जानी जाती है। भंडारा के कुछ हिस्सों में 50 से भी अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप इसे संरक्षित करने का काम में जुटे हैं। इनमें महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है। यह सिल्क तेजी से लोकप्रिय हो रही है और स्थानीय समुदायों को सशक्त बना रही है, और यही तो मेक इन इंडिया की स्पिरिट है। साथियों, त्योहारों के इस मौसम में आप फिर से अपना पुराना संकल्प भी जरूर दोहराइए। कुछ भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया ही होना चाहिए। कुछ भी गिफ्ट देंगे वो भी मेड इन इंडिया ही होना चाहिए। सिर्फ मिट्टी के दिए खरीदना ही वोकल फॉर लोकल नहीं है। आपको अपने क्षेत्र में बने स्थानीय उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसे बनाने में भारत के किसी कारीगर का पसीना लगा है, जो भारत की मिट्टी में बना है, वो हमारा गर्व है। हमें इसी गौरव पर हमेशा 4 चांद लगाने हैं। मन की बात और इसके
हम पर और हमारे समाज पर प्रभाव, इसके बारे में बातें कर रहे हैं डॉक्टर गुरजीत कौर से। गुरजीत जी, स्वच्छता की हमने बातें की, वोकल फॉर लोकल, और उसके साथ साथ मेक इन इंडिया की भी बात की। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे मुद्दों को निरंतर छुआ है। और कौन सा प्रमुख मुद्दा है जिसका आप यहाँ जिक्र करना चाहेंगी? एक मुद्दा जो बहुत ज्यादा उभर कर आया कोविड के दौरान पे, वो है फिट इंडिया। ये फिट इंडिया का जो कैंपेन है वो उन दौरान जो है शुरू किया गया। हालांकि फिट इंडिया के बारे में तो वो मन की बात में काफी जिक्र करते रहे हैं, जैसे 2017 में भी किया था उन्होंने। मन की बात के दौरान मैंने देशवासियों से, खास करके हमारे युवाओं से फिट इंडिया का आह्वान किया था और मैंने हर किसी को निमंत्रण दिया था, आइए फिट इंडिया से जुड़िए, फिट इंडिया को लीड कीजिए। और मुझे बहुत खुशी हुई कि लोग बड़े उत्साह के साथ इसके साथ जुड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए अपना सपोर्ट दिखाते हुए मुझे लिखा है, पत्र भेजे हैं, सोशल मीडिया पर अपना फिटनेस मंत्र फिट इंडिया स्टोरीज भी शेयर की है। एक सज्जन श्रीमान शशिकांत भोसले ने स्विमिंग पूल की अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, माई वेपन इज माई बॉडी, माई एलिमेंट इज वाटर, माई वर्ल्ड इज स्विमिंग। रूमा देवनाथ लिखती हैं, मॉर्निंग वॉक से मैं खुद को हैप्पी और हेल्दी महसूस करती हूँ। और वो आगे कहती हैं, फॉर मी फिटनेस कम्स विद अ स्माइल एंड वी शुड स्माइल व्हेन वी आर हैप्पी। देवनाथ जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हैप्पीनेस ही फिटनेस है। धवल प्रजापति ने ट्रैकिंग की अपनी तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, मेरे लिए ट्रैवलिंग और ट्रैकिंग ही फिट इंडिया है। यह देख करके काफी अच्छा लगा कि कई जानी मानी हस्तियां भी बड़े रोचक ढंग से फिट इंडिया के लिए हमारे युवाओं को प्रेरित कर रही हैं। सिने कलाकार अक्षय कुमार ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया है, मैंने भी उसे देखा है और आप सब भी जरूर देखेंगे। इसमें वो वुडन बीड्स के साथ एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि यह एक्सरसाइज पीठ और पेट की मांसपेशियों के लिए काफी लाभदायक है। एक और उनका वीडियो भी प्रचलित हो गया है जिसमें वो लोगों के साथ वॉलीबॉल पर हाथ आजमा रहे हैं। बहुत से और युवाओं ने भी फिट इंडिया एफर्ट्स के साथ जुड़ करके अपने अनुभवों को शेयर किया है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के आंदोलन हम सभी के लिए, पूरे देश के लिए बेहद फायदेमंद है। और एक बात तो मैं जरूर कहूँगा, बिना खर्चे का फिट इंडिया का मूवमेंट का नाम है योग। फिट इंडिया अभियान में योग का विशेष महिमा है और आप भी तैयारी में लग गए होंगे। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का महात्मा तो अब पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। आप भी अभी से तैयारी कीजिए, अकेले नहीं, आपका शहर, आपका गांव, आपका इलाका, आपकी स्कूल, आपकी कॉलेज, हर कोई, किसी भी उम्र का, पुरुष हो स्त्री हो, योग से जोड़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। संपूर्ण शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, मानसिक संतुलन के लिए योग का क्या उपयोग है अब हिंदुस्तान में और दुनिया में बताना नहीं पड़ता है। हमारे साथ हैं मन की बात पर शोध कर चुकी डॉक्टर गुरजीत कौर। गुरजीत जी, हमने प्रधानमंत्री जी ने जो संदर्भ लिए, खास तौर पर कैंपेन्स जिनकी बात की और जिसका जनमानस पर असर पड़ा उसकी बात की, लेकिन मन की बात कार्यक्रम की भी थोड़ी सी बात करते हैं। 10 वर्ष इसको पूरे हो गए, तो प्रधानमंत्री जी ने जब ये कार्यक्रम शुरू किया था तब जो इसका प्रस्तुतिकरण या कॉन्सेप्ट था, और अब 10 वर्ष बाद इनमें क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिले? सबसे पहला बदलाव तो ये देखने को मिला कि इसका जो फॉर्मेट रहा है, पहले जब शुरुआत हुआ अक्टूबर 2014 से इस प्रोग्राम की जब शुरुआत हुई, तब खतों के जरिए लोग कांटेक्ट करते थे, अपने संदेश भेजते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है मैसेज का जो है सिलसिला जारी हुआ। संदेश के जरिए, ऑनलाइन संदेश के जरिए उन्होंने जो है प्रधानमंत्री जी के आगे अपनी बात रखी कि किन मुद्दों पे जो है और जिक्र किया जाना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक अनछुई हैं इस प्रोग्राम में। फिर उसके बाद जो फॉर्मेट और ज्यादा बदलाव हुआ, क्योंकि ये एक टॉक शो की तरह शुरू हुआ था कि जिसमें प्रधानमंत्री जी 30 मिनट, तकरीबन 30 मिनट तक वो बात करते हैं, बोलते हैं और लोगों को संबोधित करते हैं। लेकिन अब जो अगर हम इस टाइम, प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो यहाँ पे हो सकता है लोगों के सुझाव, क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप जिक्र तो जरूर करते हैं, लोगों के एग्जाम्पल्स देते हैं, बात करते हैं, उदाहरण देते हैं कि किन्होंने किस तरह से जो है इनिशिएटिव्स लिए हैं कुछ कुछ कैंपेन्स को सफल बनाने के लिए, तो क्यों ना आप उनको अपने प्रोग्राम में इन्वाइट करें या उनके साथ जो है डायरेक्ट बात की जाए। तो साथ में अब ये जो एक फॉर्मेट एक आया है, उससे क्या हुआ है कि उससे क्रेडिबिलिटी इस प्रोग्राम की बढ़ी है। अब सिर्फ प्रधानमंत्री जी
खुद अकेले ही बात नहीं करते हैं एक टॉक शो के जरिए, बल्कि इसको एक इंटरैक्टिव जो है शो बना दिया गया है कि वो जो है उनके साथ फ़ोन लगाते हैं, उनसे फ़ोन पे बात करते हैं और आम जनता को भी संदेश देते हैं कि किस तरह से अगर वो किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं और कौन ऐसे वो लोग हैं जो किसी ना किसी कैंपेन को इनिशिएट कर रहे हैं। अगर हम बात करें पिछले ही एक एपिसोड की, तो वहाँ पे IIT मद्रास के जो टीम थी गैलेक्सी आई, उन लोगों के साथ, उस टीम के साथ प्रधानमंत्री जी ने बात की। आइए सुनते हैं उसका एक अंश। देश के युवाओं को स्पेस सेक्टर रिफॉर्म से भी काफी फायदा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज मन की बात में स्पेस सेक्टर से जुड़े अपने कुछ युवा साथियों से बात की जाए। मेरे साथ बात करने के लिए स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्सी आई की टीम जुड़ रही है। इस स्टार्टअप को IIT मद्रास के एलुमनाई ने शुरू किया था। ये सारे नौजवान आज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सुयश, डेनिल, रक्षित, किशन और प्रणीत। अच्छा साथियों, मुझे ये देखकर खुशी होती है कि IIT मद्रास के दौरान हुई आपकी दोस्ती आज भी मजबूती से कायम है। यही वजह है कि आपने मिलकर गैलेक्सी आई शुरू करने का फैसला किया और मैं आज जरा उसके विषय में भी जानना चाहता हूँ। इस बारे में बताइए। इसके साथ ही ये भी बताएं कि आपकी टेक्नोलॉजी से देश को कितना लाभ होने वाला है। जी, मेरा नाम सुयश है। हम लोगों ने सोचा कि एक हाइपरलूप नाम का एक प्रोजेक्ट है जो हम लोग चाहते थे साथ में करेंगे। उसी दौरान हमने एक टीम की शुरुआत की, उसका नाम था आविष्कार हाइपरलूप, जिसको लेकर हम लोग अमेरिका भी गए और उसी दौरान स्पेसएक्स को देख के और स्पेस में जो आपने जो ओपन अप किया एक प्राइवेटाइजेशन को, जो 2020 में एक लैंडमार्क डिसीजन भी आया, उसको लेकर हम लोग काफी एक्साइटेड थे। और मैं रक्षित को इनवाइट करना चाहूंगा बोलने के लिए कि हम क्या बना रहे हैं और उसका फायदा क्या है। तो मेरा नाम रक्षित है। तो हमारी जो ये टेक्नोलॉजी है, ये अंतरिक्ष से बादलों के आर पार देख सकती है और ये रात्रि में भी देख सकती है। तो हम इससे देश के किसी भी कोने के ऊपर रोज एक साफ तस्वीर खींच सकते हैं। और ये जो डेटा हमें आएगा, इसका उपयोग हम 2 क्षेत्रों में विकास करने के लिए करेंगे। पहला है भारत को अत्यंत सुरक्षित बनाना। हमारे जो बॉर्डर्स हैं और हमारे जो ओशंस हैं, सीज हैं, उसके ऊपर रोज हम मॉनिटर करेंगे और एनिमी की एक्टिविटीज को मॉनिटर करेंगे और हमारी आर्म्ड फोर्सेस को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा है भारत के किसानों को सशक्त बनाना। तो हमने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बनाया है भारत के झींगा किसानों के लिए, जो अंतरिक्ष से उनके पॉन्ड्स के पानी की क्वालिटी मेजर कर सकता है 1/10 ऑफ द करंट कॉस्ट में। और हम चाहते हैं आगे जाते हुए हम दुनिया के लिए बेस्ट क्वालिटी सैटेलाइट इमेजेस जनरेट करें और जो ग्लोबल इश्यूज हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसे, इससे लड़ने के लिए हम दुनिया को बेस्ट क्वालिटी सैटेलाइट डेटा प्रोवाइड करें। गुरजीत जी, 10 साल का मन की बात का सफर देखा जाए तो ये अपने आप में एक अनूठा आयोजन है। अनूठा आयोजन इस दृष्टि से कि किसी भी राष्ट्र का कोई नेता, पहली बात तो ये कि रेडियो को अपना माध्यम चुने जनता तक पहुंचने का, दूसरा ये कि उसके जरिए निरंतर लोगों तक पॉजिटिव बातें पहुंचाएं, लोगों को प्रेरित करे। तो ये बताएं कि ये अपने आप में ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता अनूठा है, और आपको भी क्या उम्मीद थी कि निरंतर प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम के जरिए खुद भी, देखिए प्रेजेंटर को भी इनोवेटिव होना पड़ता है, तो उन्होंने खुद ने इस कार्यक्रम के जरिए बहुत सारे एक तरह से इनोवेटिव प्रेजेंटेशंस किए हैं, तो आपको उम्मीद थी कि 10 साल का ये सफर इस ढंग से चलेगा और इस ढंग से आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, जब ये शुरुआत हुई थी तो एक टॉक शो के ज़रिए ये जो है शुरुआत की गई थी। और अगर हम बात करें इस प्रोग्राम की तो ये अपने आप में ही एक अनूठा प्रोग्राम है। नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने लगातार जो लोगों के साथ कनेक्शन बरकरार रखा और हर महीने वो लोगों को संबोधित करते हैं मन की बात प्रोग्राम के जरिए। तो ये सिर्फ मन की बात वो अपनी ही नहीं करते बल्कि लोगों की भी करते हैं, क्योंकि पूरे महीने का एक तरह से हमें ब्यौरा मिल जाता है महीने के आखिरी रविवार पे कि पूरे मंथ में क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या जो है घटनाएं ऐसी हुई जो देश को और आगे बढ़ोतरी की तरफ लेके जा रहा है, किस तरह से जो है और डेवलपमेंट की जा सकती है, लोगों की कितनी जो है भागीदारी रही है, क्योंकि जन भागीदारी को उन्होंने बहुत ज्यादा जो है इसका जिक्र इन्होंने अपने प्रोग्राम में किया है। तो अपने आप में ही एक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये अपने आप में ही एक यूनिक है। और जो प्रेजेंटेशन की बात करें तो अगर मैं अपने सर्वे की बात करूं तो
जब मैंने लोगों से सर्वे के दौरान उनसे क्वेश्चन पूछा कि आपको जो है मन की बात प्रोग्राम सुनना क्यों अच्छा लगता है, तो उन्होंने उसमें से एक जो बात की, एक पॉइंट जो उन्होंने बोला वो ये बोला कि हमें बहुत इफ़ेक्टिव लगते हैं जब प्रधानमंत्री जी प्रोग्राम के ज़रिए हमसे बात करते हैं। तो उनका बात करने का तरीका, उनकी द वे ही प्रेजेंट हिमसेल्फ, तो वो सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत प्रभावी तरीके से वो अपना बात आगे रखते हैं। तो उनका वे ऑफ स्टाइल तो ऑब्वियसली लोगों ने अपना लिया है। इसी वजह से शायद ये प्रोग्राम इतना पॉपुलर और इतनी देर तक 10 साल मतलब हो चुके हैं। बहुत बढ़िया बात है और ये आगे भी चलता रहेगा। जितनी भी क्रिएटिविटी वो ला सकते हैं, उन्होंने अपनी टीम के साथ जो है क्रिएटिविटी लाने की कोशिश की है ताकि लोगों के साथ एक कनेक्शन बना रहे। क्योंकि जो एक प्रेजेंटर होता है तो वो एक हिस्सा, जो फॉर्मेटिंग में बदलाव लाया गया है वो एक क्रिएटिवनेस का ही हिस्सा है। क्योंकि लोगों ने बहुत सुझाव जो है अपने दिए और उन सुझावों को अपनाया जा रहा है। जैसे कि बात करें अगर हम आइडियाज़ की, तो वो अलग अलग मुद्दों की बात करते हैं हर एक प्रोग्राम में। ऐसा नहीं है कि वो अपने ही जिक्र करना है, उन्होंने जो सोचा हुआ है दिमाग में या उनकी टीम ने वही बात हो रही है, नहीं। आप देखेंगे कि महीना जब शुरू होता है उस मंथ के स्टार्टिंग में ही वो मैसेज कन्वे कर देते हैं थ्रू डिफरेंट ऐप्स कि आप अपने सुझाव भेजिए, हम कौन सा सुझाव जो है डिस्कस करें मन की बात प्रोग्राम में। तो चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई ऐसा सुझाव हो जो हेल्थ केयर, जैसे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे रिलेटेड बात हो, उनका भी उन्होंने जिक्र किया है। इसलिए क्योंकि लोग चाहते हैं कि उन मुद्दों को भी सुलझाया जा सके। गुरजीत जी, मन की बात ने बहुत सारे अनाम लोगों को हीरोज़ भी बनाया है। यानी प्रधानमंत्री जी एक व्यक्ति को खोज कर लाते हैं या किसी सोसाइटी को खोज कर लाते हैं, कुछ ऐसे लोगों को खोज कर लाते हैं जिन्होंने सच में अनूठा काम किया है, हो सकता है दूर दराज में किया हो, फिर उनका जिक्र करते हैं और उसके बाद वो सच में देश के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। तो ये इस तरह लोगों में ही, लोगों के ज़रिए ही, उनमें से ही उनके नायक ढूंढना और उनके काम को रिकग्नाइज़ करना और लोगों तक पहुंचाना, ये मैसेज कितना कामयाब रहा है। मैं शिक्षिका हूँ, मैं जब क्लास में किसी बच्चे का जिक्र करती हूँ कि इस बच्चे ने ये काम बढ़िया किया है, तो ये हौसला सिर्फ उस बच्चे को नहीं मिलता बल्कि साथ में बैठे उसके सहपाठियों को भी मिलता है कि क्यों ना हम भी कुछ ऐसा काम करें कि हमारा भी जो है बोलबाला हो। इसी तरह से जब प्रधानमंत्री जी मन की बात प्रोग्राम में किसी का जिक्र करते हैं तो और सुन रहे जो हमारे देशवासी हैं उनको भी प्रेरणा मिलती है कि क्यों ना हम भी कुछ अलग से हटके कुछ ऐसा करें कि हमारा जिक्र भी जो है उनके मुख से हो। बात अगर हम 2015 के एपिसोड्स की करें और अब तक 2024 आ गया है, 2024 तक आप ये देखिए कि कहाँ पहले एक एपिसोड में वो 1 या 2 जो है पर्सनालिटीज की बात करते थे, चाहे वो कोई आम जन से था या फिर कोई एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी या कोई सेलिब्रिटी था। लेकिन अब ऐसा दौर आ चुका है कि अब उनका पूरा एपिसोड ही किसी ना किसी उदाहरण से भरा पड़ा है। तो वो हमेशा उदाहरण देकर ही बात करते हैं, चाहे वो किसी इनोवेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई स्टार्टअप हो। जब 100 एपिसोड पूरे हुए थे मन की बात के, तो उन लोगों को जो है सम्मानित किया गया था। हर एक स्टेट पे जो है गवर्नर हाउसेज में उनको इनवाइट करके वहां पे उनको सम्मानित किया गया। ये वही लोग हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में किया था। और आप ये देखिए कि हर एक राज्य को उस चीज में कवर किया गया, हर राज्य के लोग जो है वहां पे मौजूद थे। तो मेरे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं भी उनमें से एक थी और मुझे भी गवर्नर हाउस में, चंडीगढ़ के गवर्नर हाउस में वहाँ पे इनवाइट करके मुझे भी सम्मानित किया गया। क्योंकि जिस तरह से मैंने एक रिसर्च वर्क किया है मन की बात प्रोग्राम पे, एंड सबसे पहले जो है मैं ही एक शोधार्थी रही और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे लोगों को संबोधित करते हैं और उनके दुख सुख में अपने आप को जो है संजो के रखते हैं और इस तरह से बात करते हैं जैसे वो एक परिवार की तरह बात करते हैं। जब वो लोगों को संबोधित करते हैं तो वो अपनापन दिखाते हैं और ये शायद अपनापन है जो लोगों को छू गया, उनके दिल को छू गया। और आज ये प्रोग्राम मन की बात जो है सबकी मन की बात बन गया। आपकी बातें सुनता हूँ, आपके लिए सोचता हूँ, आपके सुझाव देखता हूँ, उसी से मेरे विचारों की एक दौड़ शुरू हो जाती है जो आकाशवाणी के माध्यम से आपके पास पहुंचती है। मन की बात पर शोध कर चुकी डॉक्टर गुरजीत कौर का आभार व्यक्त करते हैं और इस अंक को देते हैं यही विराम। मन की बात के प्रसारण वाले रविवार को छोड़कर बचे हुए सभी रविवारों को हम लेकर आते हैं आपके लिए पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जिसमें हम करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा
मन की बात में प्रकट किए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं का विस्तार। मन से मन की बात के साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं तो देश आगे बढ़ता है। यही सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल महेंद्र सिंह लालस को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र सिंह लालस। पोस्ट बॉक्स नंबर